चलिए आज के टॉपिक है निषेचन। कैसी टॉपिक है? निषेचन। 10th क्लास वाला निषेचन नहीं है, 10th क्लास वाला था कि 2-3 लाइन में क्या हो गया, निपटा दिए थे, लेकिन इस बार 2-3 लाइन में नहीं निपटेगा, कम से कम 1 पेज जाएगा। कम से कम क्या पेज जाएगा? क्या है कि 10th क्लास में ये आता है के नंबर में, 5 नंबर में, और इससे रिलेटेड कम से कम 2-3 को आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको याद रखना है। खाली इसमें नाम भारी है, बाकी कोई चीज भारी नहीं है। तो ये केमा वीडियो है, 9वां केमा वीडियो है। अब तो नहीं देखता होता है तो सब्सक्राइब कर देना, खाली देख के वीडियो भाग जाता। ठीक है ना? चलिए अब यहां समझिए निषेचन कोची है। देखो अब निषेचन में होता कोची है, ई अंडाणु है, कोची है, ई शुक्राणु है, कोची है। जब ई इसके अंदर डीएनए या गुणसूत्र है, इसके अंदर भी केंद्र, मतलब इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर भी केंद्रक है, इसका केंद्रक इसमें प्रवेश कर गया, ये दोनों केंद्रक आपस में मिल गया, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, निषेचन। लेकिन ये जितना आसानी से बोले उतना आसानी से होता नहीं। ठीक है ना? लेकिन निषेचन से भी पहले एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए बताइए क्वेश्चन को चीज लिखा है, इजाकुलेशन को चीज लिखा है, इसको बोलते हैं स्खलन। क्या बोलते हैं? तुमसे पूछेगा कि इजाकुलेशन या स्खलन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि सफल निषेचन के लिए, सफल यानी कि निषेचन तक पहुंचने के लिए, निषेचन तक पहुंचने के लिए, चलिए देखो निषेचन हो इसके लिए सबसे उससे पहले स्खलन होना कुछ है जरूरी है। ठीक है ना? ये स्खलन का होता है तो मादा प्रजनन तंत्र में, यानी कि सफल निषेचन के लिए शुक्राणुओं को अधिक संख्या में, कौन संख्या में, कम से कम 200 मिलियन से 300 मिलियन। देखना अगर इससे संख्या कम रहेगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि सफल निषेचन के लिए शुक्राणुओं की संख्या अधिक होना चाहिए, 200 मिलियन से 300 मिलियन होना आवश्यक है। पेनिस से सेमाइनल प्लाज्मा मादा प्रजनन तंत्र में स्थापित करना कुछ कहलाता है, इजाकुलेशन कहलाता है। यानी कि जब शुक्र स्पर्म, पूरा स्पर्म जब मादा प्रजनन तंत्र में स्थापित कर दिए हैं उसी को क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन या वीर्य त्याग या स्खलन कहते हैं। अब स्खलन के बाद ही निषेचन के प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, और उसमें भी स्खलन होना चाहिए, कम से कम उसमें शुक्राणुओं की संख्या होनी चाहिए 200 मिलियन से 300 मिलियन। अगर इससे कम होता है तो निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? अब देखो निषेचन काहे नहीं हो पाएगा, पहले इसको रफ डायग्राम में समझ लेते हैं। ये है मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है ना, ये है अंडवाहिनी, यहाँ है। अब बताइए यहाँ से शुक्राणु को ची मारेगा, एंट्री मारेगा, यहाँ को ची है ये इंडोमेट्रियम। ठीक है? अब जैसे यहाँ से शुक्राणु एंट्री मारेगा, ये रक्त नलिका के ढेर माने जाल है, कुछ है जाल है। अब जाल इतना सिंपल नहीं रहता है कि एकदम ससर के धड़ाक से यहाँ पहुंच जाए, ये इतना डेंजर रास्ता रहता है कि लाखों करोड़ों संख्या में शुक्राणु बेचारा ये रास्ते में फंस के दम तोड़ देता है, रास्ते में रुक गया वो। ठीक है ना? उतना से भी अगर शुक्राणु रास्ता भी अगर चलना सीख लिएगा तो यहाँ दुनिया भर के अम्ल रहता है, क्या रहता है, अम्ल। अब कुछ बचेगा, कुछ कहाँ चल जाएगा, अम्ल से खत्म हो जाएगा। कुछ क्या हो गया कि इंडोमेट्रियम में फंस गया, इंडोमेट्रियम ढेर माने खराब रास्ता रहता है, जब ढेर माने हम तार बिछा देंगे, बड़ा मोटा मोटा तार 11,000 वाला तार, कहेंगे कि उन्हें से इन्हें आओ, तो सब लेके ना पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब कि ऐसे तार रहता है ढेर मानी। अब कुछ शुक्राणु इन्हें गड्ढा गुड्ढी में क्या हो गया, फंस के, एगो दूगो नहीं करोड़ों संख्या में मर जाता है। कुछ बेचारा अम्ल के कारण, कुछ अम्ल के कारण, और कुछ यहाँ रहता है कुछ सेल, कुछ रहता है सेल। उस सेल के काम है शुक्राणुओं को और बैक्टीरिया को मार देना। अगर यहाँ से आया तो शुक्राणु का हो जाएगा, इसको खा जाएगा, शुक्राणु के पकड़ के खा जाएगा। अब इतना 3 चीज से बचेगा तब जाके शुक्राणु यहाँ तक पहुंचेगा। यहाँ से चलेगा 300 मिलियन, यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंचेगा मात्र 100 से 1000, 100 से 1000। और निषेचन के लिए क्या को चाहिए, 1 गो निषेचन के लिए। तो ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं रहता। चलिए तो ये पहले बता, ये वाला चीज क्लियर है। क्वेश्चन देखो, ये बार ऐसा ला है कि खाली लिखूं लगी तो काम चलेगा। इजाकुलेशन क्या है तो क्या बोलेंगे कि सफल निषेचन के लिए शुक्राणुओं को अधिक संख्या में होना आवश्यक है। पेनिस से सेमिनल द्रव को मादा प्रजनन तंत्र में
स्थापित करना कुछ कहलाता है स्खलन यानी कि इजैकुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला, इसके बाद क्वेश्चन आता है निषेचन। कुछ आता है, चलिए अभी मादा प्रजनन तंत्र में आके कुछ हो गया रेडी, कुछ सेमाइनल द्रव के साथ है शुक्राणु, जिसको क्या बोलते हैं स्पर्म। अब यहाँ आके क्या किया है, रुका हुआ, यहाँ के रुका हुआ। अब क्या होगा, देखो अगर एक डिफिनेशन शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मक के मिलने से, नर तथा मादा युग्मक के, नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को, जोर से बोलो, मादा युग्मक को मिलने से कौची बनेगा, द्विगुणित के कोष के युग्मनज का बनने, युग्मनज बनने की प्रक्रिया को, युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। चलिए देखिए प्रक्रिया का बोलते हैं निषेचन। पहले बताओ निषेचन का डेफिनेशन क्लियर है, 2 नंबर के पूछता है तो इतना लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर 5 नंबर के पूछता है तो ये पूरा के पूरा स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ जाएगा। पहले बताओ निषेचन की प्रक्रिया क्लियर है, क्या बोलेंगे कि नर तथा मादा युग्मक के मिलने से कौची बनेगा, द्विगुणित के कोष के नाम कुछ देंगे युग्मनज की बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। अच्छा, निषेचन कोई चीज के नाम है कि प्रक्रिया के नाम है, पढ़ाई कोई चीज है, कोई चीज के नाम है कि प्रक्रिया के नाम है, पढ़ाई कोई चीज के नाम नहीं है, प्रक्रिया के नाम है। कि अगर हम लोग किताब कॉपी खरीद के एडमिशन करा के कोई परफेक्ट कोचिंग में या क्लास में बैठल हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पढ़ाई। तो बस इसी को क्या बोलते हैं यहाँ निषेचन। अब देखिए निषेचन के प्रक्रिया कई है, चलिए बताइए। पहला निषेचन कौन सी है, अराइवल ऑफ ओवम, अराइवल ऑफ यानी कि अंडाणुओं का पहुंचना। फिर सब मिलकर बोलो, पहला कौन सी है, अराइवल ऑफ ओवम। दूसरा बताइए, अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ, चलिए आगे बताओ, मोटिलिटी ऑफ, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। आगे बताइए, कैपिसिएशन क्या बोलेंगे। देखिए पहला था अराइवल ऑफ स्पर्म यानी कि सब, अराइवल ऑफ ओवम, अराइवल मतलब होता है चलना, मतलब अंडाणु कहीं पहुंचेगा ना, पहले अंडाणु को कहाँ होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। प्रक्रिया में पहला स्टेप कौन होगा, अंडाणु कहाँ पहुंचेगा, अंड वाहिनी में, अंडाणु कहाँ पहुंचेगा, तो ये हो गया अंडाणु थी, अराइवल ऑफ अंडाणु। दूसरा बताओ, अराइवल ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म भी तो चल के कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए, कि जहां बना हो निषेचन करेगा। दूसरा बताओ, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म को चलने के लिए, स्पर्म को चलने के लिए कुछ न कुछ उसको गति करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तीसरा का कैपिसिएशन यानी कि अब उसको क्षमता मिलना चाहिए कि निषेचन करने के लिए, क्या मिलना चाहिए। जैसे तो हम बताए थे कि शुक्राणु जो अगर ऐसे फिगर है तो शुक्राणु के मूड़ी पर वो ढक्कन रहता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ये हट जाएगा ढक्कन, जैसे ही शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचेगा तो वहां रिएक्शन होगा और एक ढक्कन का हो जाएगा गायब। अब इसके अंदर से कैची रहेगा, एंजाइम। अब बताओ इन निषेचन के लिए क्षमता कुछ ही है, इसके पास है। अगर कोई के कैप नहीं हटा तो वो अंडाणु के पास पहुंचने के बाद भी कुछ कर नहीं सकता। कैप कहाँ हट जाना चाहिए, गर्भाशय में। गर्भाशय से फिलोपियन ट्यूब तक जाते जाते रास्ता में उसका कैप का होना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। तब जब ये अंडाणु के पास पहुंचेगा तो निषेचन करेगा। यानी कि इसमें पढ़ेंगे कुछ कैपिसिएशन यानी कि शुक्राणुओं को निषेचन के लिए क्षमता प्रदान होना। आगे क्या लिखने हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन यानी कि क्या में कुछ होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है ना। कई प्रकार के एंजाइम निकलेगा, वो एंजाइम कौन कौन भित्ति को तोड़ेगा, तो यहां पढ़ेंगे। आगे बताओ, एंट्री ऑफ स्पर्म। अब एंट्री कहां मारेगा, स्पर्म एंट्री कहां मारेगा, अंडाणु में। कहां मारेगा, एंट्री, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में तुमको हम बताए थे कि अंडाणु के अंदर कुछ रहता है, एक संरचना रहता है, बूंदिया टाइप के बनाए थे, उसको बोले थे। अब ये क्या करेगा कि एगो कोची बना देगा, भित्ति बनाएगा या झिल्ली बना देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। और लास्ट में कुछ होगा, सिनगेमी। मेन यही है निषेचन, मेन कुछ है अंडाणु शुक्राणु का मिलना।
लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इतना प्रक्रिया करना कुछ है जरूरी। अब बारी बारी से सब प्रक्रिया को देखते हैं। चलिए सबसे पहला कुछ आ जाएगा अराइवल ऑफ स्पर्म। अराइवल ऑफ, देखिए इसमें क्या बोलेंगे, बताइए कुछ लिखल है कॉम्पिलिएशन, क्या बोलेंगे कॉम्पिलिएशन, क्या नाम देंगे कॉम्पिलिएशन के पश्चात, कॉम्पिलिएशन के पश्चात कितना 200 से 300 मिलियन स्पर्म वीर स्खलन के द्वारा योनि में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है ना। अराइवल ऑफ स्पर्म, यहाँ के बाद स्पर्म को कहां तक पहुंचा दिए, योनि तक। कैसे पहुंचेगा, तो किसके द्वारा पहुंचेगा, कॉम्पिलिएशन, किसके द्वारा, कॉम्पिलिएशन द्वारा, किसके द्वारा, कॉम्पिलिएशन के द्वारा। कॉम्पिलिएशन मतलब ये कह सकते हैं निषेचन के पश्चात प्रक्रिया, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं मैथुन, नाम दे सकते हैं। कॉम्पिलिएशन के पश्चात कितना से कितना 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है उसको क्या किया जाएगा, स्खलन किया जाएगा। कहाँ स्खलन किया जाएगा, योनि में प्रवेश किया जाता है। बताओ ये पहला सबको क्लियर है, पहला क्लियर है ना। पहला क्या हो जाएगा कि मादा प्रजनन, सिंपल बोल सकते थे कि मादा प्रजनन तंत्र में वीर को कुछ करना, स्खलन करना, उसको क्या बोलते हैं, अराइवल ऑफ स्पर्म बोलते हैं। अब दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़े थे अराइवल ऑफ ओवम, क्या पढ़ेंगे, ओवम, ठीक है ना। अब देखो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, या एक अंडाणु को अंडो उत्सर्ग होता है, सेम चीज। अब अंडाशय से कुछ निकला अंडाणु, कुछ निकला अंडाणु के फलस्वरूप वो कहाँ पहुंचेगा, एम्पुला में। अब देखो तो हम अंड वाहिनी पढ़ाए थे, तो अंड वाहिनी में 3 गो लिखाए थे। पहला भाग के नाम इनफेंडिबुलर, एम्पुला और स्तंभस। तो बताइए जैसे ही यहां से अंडोत्सर्ग होगा किसका, बताइए कहां पहुंच जाएगा, में प्रवेश करता है, यहीं तक लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रत्येक अंडाशय में 60 से कितना हजार प्राइमरी फॉलिकल पाया जाता है। 60,000 से 80,000, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है परीक्षा में कि एक स्वस्थ मादा में कितने प्राइमरी फॉलिकल पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, फॉलिकल मतलब पुटिका, प्राथमिक पुटिका की बात कर रहा है। तो बताइए कितना पाया जाता है, 60,000 से 80,000। और इस 60 से 80,000 से अंडाणु कितना बनेगा, 400। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि ये बताइए कि एक स्वस्थ मादा में अंडाणु की संख्या कितनी होती है, 400। अंडाणु की संख्या 400 और प्राथमिक पुटिका 80,000 से 60,000 से 80,000। बताइए दूसरा का क्लियर है, दूसरा का क्या बोलेंगे, प्रत्येक मासिक चक्र में जब एक बार मासिक चक्र चलता है तो के गो अंडाणु, एक अंडाणु का कुछ होता है अंडो उत्सर्ग होता है, जिसके फलस्वरूप कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला में पहुंच जाता है। कहानी कुछ हो गया खत्म, एम्पुल पहुंचा ही ना था अंडाणु को, एम्पुला में पहुंचा दी, उन्हें शुक्राणु को कहाँ पहुंचा दिए, योनि मार्ग में पहुंचा दिए। अब ये वाला खाली वो स्टार याद रखना है कि प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। चल सगुनी ऐसे सुतो, मन लगा के सुतिए, रिजल्ट आइएगा तो सूत के रोइएगा। अभी से डाल लो आदत सूत के रोवे के। चलिए तीसरा कुछ है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी मतलब मोटालिटी मतलब होता परिपक्व, परिपक्व नहीं, गति करना, कुछ करना, गति करना, यानी कि शुक्राणुओं की गति, कुछ पढ़ेंगे यहाँ, शुक्राणुओं की गति। शुरुआत में शुक्राणु अपनी पूंछ से, जब शुक्राणु जैसे ही मादा के योनि में आता है तो अपने कुछ पूंछ से चलना स्टार्ट करता है, उसको कुछ बोलते हैं लेसिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे, मूवमेंट से आगे बढ़ता है, यानी कि जब शुक्राणु पूंछ हिलाता है तो आगे की ओर कुछ होता है, लेसिंग मूवमेंट से कुछ होता है, आगे की ओर बढ़ता है। परंतु बाद में, मायोमेट्रियम, कौन मेट्रियम, अब देखो अभी नहीं कहना कि मायोमेट्रियम को चाहिए, गर्भाशय के 3 गो भित्ति था, बीच वाला भित्ति को अब जो जैसे ही शुक्राणु पार करेगा योनि मार्ग से ग्रीवा पर पहुंचेगा तो इंडोमेट्रियम ऐसे डांस कर लगता है, इंडोमेट्रियम नहीं मायोमेट्रियम। अब जब ऐसे करेगा तो यहाँ एगो वैक्यूम क्रिएट होता है, दाब उत्पन्न होता है, अब वही दाब से शुक्राणु आओ ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, पहले तो अपन पूंछ से बढ़ा, पहले अपन
पूंछ से उसके बाद जो इंडोमेट्रियम था उसका में संकुचन हुआ, मायोमेट्रियम में संकुचन हुआ, उससे एगो दाब उत्पन्न हुआ, उस दाब से हल्का फल्का ऊपर की ओर शुक्राणु खींचा जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन तो से पूछ सकता है, ये वाला बता देना, क्वेश्चन घुमा देगा कि बताइए शुक्राणु की गति किन किन कारणों से होता है, या शुक्राणु की गति में कौन कौन मदद करते, कुछ पूछ देगा बिहार बोर्ड। तो कुछ लिख देंगे कि शुक्राणु पूंछ के माध्यम से और इंडोमेट्रियम के संकुचन से, इंडोमेट्रियम के संकुचन से ऊपर की ओर जाता है, और शुक्राणु की गतिशीलता को गर्भाशय, अब देखो शुक्राणु जा तो रहा है लेकिन इसको रोकेगा कौन, तो अंतः स्तर यानी कि इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अंतः स्तर यानी कि इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अम्लीय प्रकृति, अम्लीय और गर्भाशय में उपस्थित फेगोसाइट सेल, तो अभी बताए थे गर्भाशय में कुछ सेल रहता है जिसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइट। इसका काम कुछ ही है कि उसको कोई भी दिख जाए सेल तो उसको क्या करता है, मार देता है। तो ये तीनों के कारण करोड़ों शुक्राणु कोच हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इतना तक समझ में आ गया ना। क्या मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में क्या समझ आए, शुक्राणु की गति शुरुआती में किससे होता है, पूंछ से होता है, और बाद में कुछ समय के बाद गर्भाशय के मायोमेट्रियम के संकुचन से ऊपरे जाता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता को गर्भाशय के इंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अम्लीय प्रवृत्ति और गर्भाशय में फेगोसाइट कुछ रहता है, बैक्टीरिया रहता है, फेगोसाइट सेल रहता है जो क्या करता है कि शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। अब देखो चल रहा है तो जो कौन कौन कठिनाई आ रहा है तुम सब यहाँ पर ही देख रहा है। आगे देखिए चौथा नंबर पर, कुछ ही चौथा नंबर कैपिसिएशन, चौथा कुछ है कैपिसिएशन। कैपिसिएशन का मतलब होता है क्षमता प्रदान करना। क्या बोलेंगे कि जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग में चल रहा होता है, क्या होता है, चल रहा होता है, तब उसमें उपस्थित शुक्राणु, जब उसमें उपस्थित रसायन शुक्राणु की कोशिश करता है, एक्रोसोम के कवर को हटा देता है। जब वो गर्भाशय में चलता है तो गर्भाशय में कुछ केमिकल होता है, वो केमिकल क्या करता है कि एक्रोसोम के ऊपर टोपिया को हटा देता है। पूरा सिस्टम को नहीं हटाता है, खाली टोपिया के ऊपर जो कवरवा था उसको हटा दिया। अब सीधा शुक्राणु के जो आगे है एंजाइम नजर आ रहा है, कवर का हो गया, हट गया। तो याद रखना इसमें कैपिसिएशन में कि जब शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र में या मादा प्रजनन नली में चलते रहता है तो उस दौरान कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जो शुक्राणु के एक्रोसोम के कवर को नष्ट कर देता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के दीवार को छेदने की क्षमता प्रदान कर लेता है। यही प्रक्रिया को नाम को देते हैं कैपिसिएशन। अब तो आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपिसिएशन से आप क्या समझते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो ये तो पूछ देगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसीलिए चाहते तो शॉर्टकट भी लिखवा के हम निकल जाते हैं। ठीक है, अरे हिंदी में पूछेगा तो अगर इंग्लिश में नीचे लिखल नहीं रहेगा, इंग्लिश याद है ना तो समझो कि तुमको बहुत बेनिफिट है। इसमें हिंदी, इसमें इंग्लिश में नाम है, इसको हिंदी तो था ही ये था। चलिए बताइए कैपिसिएशन समझ में आ गया। चलिए अगला कुछ एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलेंगे कि जब शुक्राणु का कुछ एक्रोसोम, जब शुक्राणु का ओवम यानी कि अंडाणु, जब शुक्राणु का कुछ एक्रोसोम जो आगे था और अंडाणु के बाहरी सतह से सट जाता है। अब देखो पहुंचे थे कहां पहुंचा दिए, अंडाणु के पास नहीं पहुंचा है। पहला विधि में योनि में शुक्राणु आया, फिर धीरे धीरे ग्रीवा की ओर आगे बढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि मायोमेट्रियम में संकुचन हुआ, तो अब कहां बढ़ा, आगे बेचारा आगे बढ़ा तो पहले तो अम्ल मिला तो कुछ अम्ल से मर गया, कुछ इंडोमेट्रियम में धंस के मर गया, और कुछ को और कौन खा गया, फेगोसाइट, कुछ कौन खा गया, फेगोसाइट खा गया। अब कुछ जो बचा 100 गो मात्र, कुछ उसमें से भी कुछ अंडाणु के सतह पर पहुंचा। अंडाणु के पहले बताओ कैप ऊपर हटल है ना, एक्रोसोम के कैप कुछ हो गया, हट गया। अब बताओ अंडाणु के दीवार को छेदने के लिए कुछ है, तैयार है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन में जब स्पर्म के एक्रोसोम कहां प्रवेश करता है, अंडाणु के दीवार पर सट जाता है, तब एक्रोसोमल एंजाइम, कौन एंजाइम, आइजा पर ध्यान देना, आइजा सब्जेक्टिव आएगा, बताओ कुछ बोलेंगे, एक्रोसोमल एंजाइम को दूसरा नाम बताओ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तीसरा नाम स्पर्म लाइसिन रिलीज, स्पर्म लाइसिन, इसको लाइसिन एंजाइम ही कह सकते हैं। देखिएगा 3 नाम से जानते हैं। पहला नाम कुछ था, फिर मैं गया हाइड्रोलिटिक
लेटिक एंजाइम। फिर बताओ दूसरा स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और तीसरा ही है एक्रोसोमल एंजाइम। तो ई कहां से निकल रहा है? एक्रोसोम के हेड से। यदि शुक्राणु के हेड में जो एक्रोसोम था, जो कैपवा हट गया था, ओकरा से एगो एंजाइम निकलता है। ये तीनों एंजाइम सेम ही नाम है, ठीक है ना, निकलता है। तथा इसमें उपस्थित कोची हाइल्यूरोनिडेज कोरोना रेडिएटा के बीच में उपस्थित सीमेंटिंग मटेरियल को नष्ट कर देता है। अब देखो तुमको हम एगो फिगर बनाए थे इस टाइप के। देखो ये जो बीच बीच में ऊपर कवर इसे बनाए थे ना, इसको बीच बीच में जो ईंट जैसन है, बीच बीच में कुछ सीमेंट जानता है ना, ईंट को जोड़ने के लिए, तो बीच बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल रहता है। कुछ रहता है सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, जिसको तोड़ने का काम कौन करेगा? जी बताओ। हाइल्यूरोनिडेज। ये हाइल्यूरोनिडेज कहां से निकलेगा? एक्रोसोम से। कहां से निकलेगा? फिर से समझो, एक्रोसोमल रिएक्शन में कहा हुआ कि जब स्पर्म का एक्रोसोम अंडाणु के सतह से सट गया, अंडाणु के सतह से, तो एक्रोसोमल एंजाइम, सटेगा तो एंजाइम निकलेगा, और सब एंजाइम, ढेर मानी एंजाइम निकलेगा, लेकिन सबको एक साथ नाम कुछ दिए हैं, एक्रोसोमल एंजाइम। या सबको और कुछ बोल सकते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या क्या बोल सकते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। अरे एक बाल्टी पानी है, तो बाल्टी के पानी से हम चाय भी बना सकते हैं, वो बाल्टी के पानी से भात भी बना सकते हैं, वो बाल्टी के पानी से हम कपड़ा भी धो सकते हैं। है तो पानी ना, पहले वो अलग अलग काम, तो कभी नाम पड़ गया, उस वही पानी को चाय बोल दिए, नहीं वही पानी से माड़ भात बना था, माड़ बोल दिए। पनिया तो समय कुछ ही था सेम। तो वही है कि जो ये जो कैपवाइसन था, एक्रोसोम था, एक्रोसोम से जितना द्रव निकाल रहा था, उस सब द्रव को एक साथ एक्रोसोमल एंजाइम कर रहे थे, या उसी को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कर रहे थे, या उसी को स्पर्म लाइसिन रिएक्शन कर रहे थे, रिलेज कर रहे थे, रिलेज। अब देखो इसमें उपस्थित, अब देखो ये जो तीनों था, अब देखो इसमें भी उपस्थित कौन एंजाइम? हाइल्यूरोनिडेज। ये क्या करेगा कि जो अंडाणु था, अंडाणु के ऊपर जो इसे लगल था, इसके बीच में कुछ था सीमेंटिंग मटेरियल, पहले उसका करेगा, सीमेंटिंग मटेरियल को तोड़ेगा। कौन करेगा? कोरोना रेडिएटा के बीच उपस्थित सीमेंटिंग मटेरियल को नष्ट कर देता है। चलो पहले नाम से भी याद रखो, कुछ नाम है हाइल्यूरोनिडेज। अब देखो, अब कुछ अभी कोरोना रेडिएटा टूटा है नहीं, ऊपर वाला के नाम था कोरोना रेडिएटा, नीचे वाला के नाम था, जैसे यही से अंडाणु है, तो ऊपर वाला जो इसे था, इसको बोले थे कोरोना रेडिएटा। क्या बोले थे? कोरोना। अभी जो कोरोना रेडिएटा है, आपस में कोरोना रेडिएटा का जो सेल है, सीमेंटिंग मटेरियल से जुड़ल था, जिसको ये मटेरियल को तोड़ा कौन? हाइल्यूरोनिडेज। लेकिन अभी भी कोरोना रेडिएटा टूटा, कमजोर खाली हुआ, सीमेंटिंग मटेरियल हटा, यानी कि कोरोना रेडिएटा के सेल को कौन तोड़ेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कौन? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कहां से निकल रहा था? सब भुला गया। अरे कहां से निकल रहा था? देखो एक्रोसोमल एंजाइम। अरे एक्रोसोमल एंजाइम में 3 प्रकार के एंजाइम, पहले सुनो ध्यान से। एक्रोसोमल एंजाइम में 3 प्रकार के। पहला कुछ था हाइल्यूरोनिडेज, दूसरा का कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा जोनालाइसिन। फिर से बताइए, वो जो पढ़ रहे थे एंजाइम कहां से? एक्रोसोमल एंजाइम। जो एक्रोसोम से, उसमें से 3 प्रकार के एंजाइम। पहला एंजाइम का नाम हाइल्यूरोनिडेज, दूसरा का कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा जोनालाइसिन। तो अभी तीनों एंजाइम को आपस में क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोमल एंजाइम। क्या बोले थे? हाँ एक्रोसोमल एंजाइम। अरे अब बताइए सीमेंटिंग मटेरियल कौन तोड़ा? हाइल्यूरोनिडेज। अब ऊपर वाला कवर के नाम कुछ था कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को कौन तोड़ेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन तोड़ेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब बताओ भिन्न बच गया कौन? जोना पोलिसिडा।
अब जोना पेलुसिडा को कौन तोड़ेगा? जोना लाइसिन नष्ट कर देता है एंजाइम, क्या करेगा? उसको नष्ट कर देगा। इस तरह से शुक्राणु का जो हेड है वो कहाँ चल जाएगा? पेरीबेटलाइन स्पेस में। जब शुक्राणु हम थोड़ा पढ़ाए थे तो शुक्राणु करे, अंडाणु जब पढ़ाए थे तो अंडाणु में बताए थे कि जब खाली जगह होता है, ये पीला वाला नहीं था, खाली जगह होता है, यही खाली जगह के नाम कुछ था पेरीबेटलाइन स्पेस। अब शुक्राणु देखो पेरीबेटलाइन स्पेस में कुछ है घुसल है, ये पीछे जो है रॉकेट जैसन, ये कुछ है, ये शुक्राणु। ये बताओ ये शुक्राणु कहाँ घुसल है? पेरीबेटलाइन स्पेस में। देखो कितना बेचारा के संघर्ष कर पड़ता है, नहीं हो अंडाणु तक पहुंचने के बाद भी एक मेहनत कर पड़ता है। अब पेरीबेटलाइन स्पेस में क्या हो गया? घुस गया। किसको किसको तोड़ा? पहले जो पीला वाला जो ऊपर है कोरोना रेडिएटा है, एक कोरोना रेडिएटा के बीच में कई सारा सीमेंट ऐसा था, उसको बोलते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। तो पहले तो सीमेंटिंग मटेरियल टूटा, उसके बाद कोरोना रेडिएटा टूटा, उसके बाद उस सफेद वाला जोना पेलुसिडा टूटेगा। जब ये सब टूट जाएगा तो ये प्रवेश कहाँ मार देगा? कहाँ? पेरीबेटलाइन स्पेस में। समझा गया ना? तो यहां तक पहुंचा दिए थे हम। कहा देखो कहां पहुंच गया? पेरीबेटलाइन स्पेस को पहुंचा पूरा शुक्राणु का एगो हेड। अब देखो एंट्री ऑफ स्पर्म अभी तक पहुंचा है, अब फिर अभी एंट्री में लगा बाकी है। बताओ कुछ बनेगा? विटेलाइन मेम्ब्रेन थोड़ा आगे बढ़कर, विटेलाइन मेम्ब्रेन शुक्राणुओं को रिसीव करने के लिए, शुक्राणुओं को निषेचन शंकु का निर्माण करता है। जैसे ही घुसेगा तो नीचे ऐसे कुछ बना लेगा शंकु। कौन बनाएगा शंकु? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तुमको हम बताए थे कि उसमें को झिल्ली रहता है, इसको बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अब तो इनका अंडाणु का संरचना याद ही नहीं है तो कहां से समझ में आएगा? उस स्पेस के बगल में था कुछ वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अभी वेटेलाइन मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसेगा तो शंकु नहीं बनेगा रे। हम ऐसे झिल्ली रख ले रहेंगे, प्लास्टिक उंगली डालेंगे तो नीचे कुछ बनेगा? शंकु है। जैसे ही शुक्राणु यहां से एंट्री मारेगा तो जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन था वो कुछ बना लेगा? निषेचन शंकु का निर्माण करता है, जिससे होकर शुक्राणु का हेड, जिससे शुक्राणु का हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंडाशय के उस साइड में ऊप्लाज्म में प्रवेश करता है। पूरा हेड अब कहां प्रवेश कर गया? ऊप्लाज्म में। ऊप्लाज्म किसको बोलते हैं? अंडाणु के कोशिकीय द्रव के, अंडाणु के द्रव को क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। अब कौन एगो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहां प्रवेश करेगा? ऊप्लाज्म में। चलिए यहां तक प्रवेश करा दिए। बताइए अगला कुछ है कॉर्टिकल रिएक्शन। कौन रिएक्शन? अब देखो तुमको हम बता दिए थे कि जो बूंदिया जैसन था, बूंदिया के नाम कुछ था कॉर्टिकल ग्रेनुओल। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेनुओल्स। बूंदिया कुछ है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। लास्ट है देखो, स्पर्म की एंट्री के तुरंत बाद ओवम में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा कॉर्टिकल एंजाइम का निर्माण होता है, जिससे पेरीबेटलाइन स्पेस में निषेचन झिल्ली का निर्माण करता है। झिल्ली दूसरे शुक्राणु को एंट्री करने से रोकता है, इसीलिए इस निषेचन को जो बोलते हैं मोनोस्पर्मिक। अब इन्हें फिगर में समझना। जैसे ही शुक्राणु यहाँ एंट्री मारेगा कहाँ? पेरीबेटलाइन स्पेस में, तो बताइए जो पेरीबेटलाइन जो झिल्ली था इसको बना देगा निषेचन शंकु का बनाएगा। अब क्या होगा कि पूरा हेड, शुक्राणु के पूरा हेड और एक कोची प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव को क्या बोलेंगे? ऊप्लाज्म। अब शुक्राणु के मूड़ी और कोची सेंट्रियोल कहाँ पहुंच गया है? द्रव में, ऊप्लाज्म में पहुंचा। और जैसे ही ऊप्लाज्म में पहुंचेगा तो इकौची था दाना वाला कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। अभी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करेगा कि वो निषेचन झिल्ली बना देगा। क्या बना देगा? निषेचन झिल्ली बना देगा। अब निषेचन झिल्ली के काम कुछ होता है कि अन्य दूसरा शुक्राणु को अब अंदर आने, अरे शुक्राणु तो 100 गो न गया था, अंडवाहिनी में क्या पहुंच गया था? 100 गो। अब 100 वो मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? वो सीधे उसको जहाँ ही अंडाणु से टकराते रहेगा, 100 टकराएगा।
लेकिन जोन सबसे पहले टकराएगा वो अंदर एंट्री मार देगा और अंदर एंट्री मारने के कुछ सेकंड के बाद ही एक झिल्ली बन जाता है और ये झिल्ली क्या करेगा कि दूसरा सेल को या दूसरा शुक्राणु को आने से रोक देता है। अब बता एक ही गो ने मिलकर निषेचन हो गया कि दो गो मिला, और जब एक गो मिला तो ओकरे नाम को देते हैं हम लोग मोनोस्पर्मी। क्या बोलते हैं? मोनोस्पर्मी। अब देखो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अच्छा मोनोस्पर्मी के उल्टा पॉलीस्पर्मी। अगर ढेर मानी निषेचन होता तो क्या बोलते हैं? पॉली। जैसे ही बताओ पेड़ पौधा में 2 निषेचन पढ़े हैं, इनमें 2 निषेचन हुआ, इसमें मोनो न हुआ, एक बार हुआ। अब तुमसे पूछेगा कि पॉलीस्पर्मिक होने से कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? निषेचन झिल्ली। कौन बचाता है? निषेचन झिल्ली। नहीं तो 2 आके चिपक जाएगा ओकरा में, डबल निषेचन हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना कि पॉलीस्पर्मिक होने से कौन बचाता है? निषेचन झिल्ली। अब अगला नंबर है सिनगेमी। कुछ है क्या बोलेंगे कि शुक्राणुओं का कितना 23 गुणसूत्र, अंडाणुओं के 23 गुणसूत्र के साथ मिलकर दोनों केंद्रक का संलयन करता है। दोनों के केंद्र का हो जाता है, मिल जाता है, जिससे एक कोशिकीय द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। मेन तो हम यही ना पढ़ रहे थे निषेचन में, लेकिन निषेचन करवाने के लिए जितना ताम झाम प्रक्रिया था उस सब को इसमें क्या कर दिए? लगा दिए। तो ये ना, अगर इतना से भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो डाल देंगे, उसको रोक रोक के देख लेना, सुन लेना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इतना याद कर लिया तो तुमको निषेचन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमसे छूटे उठेगा नहीं। मोटा मोटी एक बार आप बताते, हम जाने तो कुछ डाउट है, हम समझी थे तो यही सब डाउट रहेगा। बताएंगे बताएंगे आगे जब मेरूला उडूला बनेगा ना तब बता देंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे बनता है। इंट्री एक ही को लेता है तो ये जुड़वा हो जाता है। चलिए सर देखो पहले समझो, इनिशिएशन के लिए टोटल के गो स्टेप था? 8 गो। पहला स्टेप के नाम, इसमें क्या होगा? शुक्राणु कहाँ? शुक्राणु अंडाणु के पास चल जाएगा रे। शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र के योनि में स्खलित किया जाएगा। पहले अंडाणु था, अच्छा पहले अंडाणु था, ठीक ठीक, पहले अंडाणु था, हम शुक्राणु बता दिए। अंडाणु में क्या बोलेंगे कि अंडाणु कहाँ पहुंचेगा? एम्पुला। यानी कि जब अंडो उत्सर्ग होगा तो अंडो उत्सर्ग के बाद एक वो अंडाणु है जो कहाँ पहुंच जाएगा? एम्पुला में। कहाँ पहुंच गया? तो बताओ, पहुंची वाला काम कर लिया। फिर कौन जाएगा? शुक्राणु। शुक्राणु बताओ, शुक्राणु को नर जनन तंत्र से यानी कि शिश्न से मादा के योनि में कुछ किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। एक कहानी खत्म। तीसरा था मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब बताइए गति करेगा तो ये गति कुछ करेगा? ये अपने शुक्राणु पूंछ के सहायता से गति करता है और फिर इंडोमेट्रियम के संकुचन से, मायोमेट्रियम के संकुचन से आगे बढ़ता है। ये 3 हो गया था। फिर ये कुछ बताए थे कैपिसिएशन। कैपिसिएशन में कुछ होता है कि जैसे ही शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचेगा तो कुछ रिएक्शन होगा जिससे ओकर टोपिया का हो जाएगा? खुल जाएगा। कोची टोपी का नाम था? एक्रोसोम। खुल जाता है, वो अंदर के खाली कोची नजर आ रहा है? एंजाइम। ठीक है, तो एक कहानी खत्म हो गया। अभी कुछ था एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि जब अब खुल गए, कहां पहुंचे? अंडाणु के पास। जैसे ही अंडाणु के सतह पर शुक्राणु के कोची हिडवा कोची बोले थे? एक्रोसोम सटेगा। जैसे ही सटेगा तो बताओ ओका से के गो एंजाइम निकल रहा था? 3 गो। पहला के नाम कुछ नाम था हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा कि जो कोरोना रेडिएटा में जितना सिमेंटिक मटेरियल था उसको नष्ट कर देगा। दूसरा एंजाइम क्या निकलेगा? नहीं, हाँ, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। वो क्या करेगा कि कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा। और उसके बाद कुछ बच गया? जोना पेलुसिडा। अब जोना से उसको कौन तोड़ेगा? जोना लाइसिन एंजाइम करेगा। अब बताओ सब भित्ति टूट गया। चलिए कहानी तोड़ा तोड़े वाला कहानी यहाँ हो गया। अब एंट्री कहाँ मारेगा? स्पर्म अंडाणु में। जैसे एंट्री मारेगा तो बता, एगो झिल्ली था, झिल्ली के नाम कुछ था? विटिलाइन झिल्ली। अब विटिलाइन झिल्ली क्या करेगा कि एगो शंकु बना देगा धंस के, एक अंदर शुक्राणु ऐसे रहेगा। जैसे ही शंकु ही बनेगा तो अब ये कहाँ चल जाएगा? एक पूरा हेड वो प्लाज्मा में चल जाएगा। शुक्राणु के पीछे जो सेंट्रियोल था वो कहाँ चल जाएगा?
ऊ प्लाज्मा में। ठीक है, अब ऊ प्लाज्मा में जैसे ही जाएगा तो अगला नंबर कौन सी था, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब अंडाणु के अंदर वो कौन सी था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, वो तुरंत रिएक्शन करेगा और तुरंत को चारों तरफ झिल्ली बना देगा जिसको बोलते हैं निषेचन झिल्ली। अभी निषेचन झिल्ली क्या करेगा कि अन्य शुक्राणु को आने से रोक देगा। और लास्ट में कौन सी था, सिनगेमी। अब बताओ इस शुक्राणु के 23 गो और अंडाणु को 23 गो, दोनों गुणसूत्र आपस में मिलेगा, दोनों के केंद्र के आपस में मिलेगा, जिससे एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होगा जिसको सिनगेमी कहते हैं। तो इतना था तामझाम, इसको वीडियो को बढ़िया से अगर देख लेता है तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।